हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं बच्चे। तो उससे पहले एक नोट लगा कर लिख लो बिटवीन एस थ्योरम। तो ये थ्योरम का सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है? कहता आप कोई मर्जी रियल नंबर लो। देखो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? r से। इसका मतलब वो कहता कोई मर्जी रियल नंबर लो, उसके लिए कोई ना कोई एक इंटीजर m नाम से ऐसा जरूर प्रेजेंट होगा ही होगा कि वो रियल नंबर इन इंटीजर्स के बीच में ही रहेगा। अब बच्चे इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई है, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूँ। बच्चे x के अंदर हमें कोई रियल नंबर लेना है। मान लो कोई बच्चा x की वैल्यू 1/2 लेता है। 1/2 बिल्कुल एक रियल नंबर है। अब बिटवीन एस थ्योरम क्या कहती है कि हर एक रियल नंबर के आस पड़ोस में एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि उस इंटीजर से कम ये बंदा लाई करेगा। अब कैसे? देखो, अगर x की वैल्यू 1/2 एक रियल नंबर लेते हैं तो इससे जस्ट करीब इंटीजर कौन सा होगा? देखो, इसके आसपास में काफी सारे इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, पर इसके सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन होगा बच्चे? 1 होगा। तो आप m की वैल्यू सपोज 1 लेते हो तो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप कह सकते हो ना कि 1/2 जो है वो 1। और बच्चे यहाँ पर भी m की वैल्यू अगर 1 ही रखोगे तो 1 - 1 क्या बनेगा? 0। तो कुल मिलाकर ये 1/2 0 और किसके बीच में होगा? 1 के बीच में। यानी इस 1/2 के लिए एक नियरेस्ट इंटीजर हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर ये बंदा किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। तो आपने इस केस में इस थ्योरम को जब लगाया तो आपने m की वैल्यू कितनी कंसीडर की बच्चे? 1। ऐसे ही अगर अपने एग्जाम्पल चेंज कर दे, क्योंकि अपने को इक्वल का साइन भी दिखा रहा है, तो बच्चे इक्वल का साइन किस केस में आएगा? उसके लिए हम मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इस केस में x = मान लो 1 मान लेते हैं। 1 भी एक रियल नंबर है। अब अगर तुम x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखते हो तो देखो, मैं थ्योरम बुलाता हूँ m - 1, x की वैल्यू 1 m। तो 1 को रखने वाला कौन सा ऐसा इंटीजर है? अब 1 के जस्ट नजदीक इंटीजर 2, जिससे ये लेस देन होगा। तो आप इस केस में m की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे? 2। और अगर आप m का मान 2 रखते हो तो बच्चे ये तो 1 चल ही रहा है, m का मान 2 रख दिया, और यहाँ पर m का मान 2 रखेंगे तो 2 - 1 इक्वल का साइन साथ में आ जाएगा, क्योंकि 1 = 1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लेस देन का साइन भी सही है और इक्वल का साइन भी सही है। और मैंने दोनों ही एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि इस केस में इक्वल नहीं आएगा पर इस केस में इक्वल आएगा। इस केस में वैसे ये वाला निशान नहीं आएगा, सिर्फ इक्वल आएगा। तो मुद्दे की बात बच्चे, जो मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम कर रहे हैं उसके लिए बस मैं इस रिजल्ट का यूज करूंगा। और ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो उस रियल नंबर के लिए कोई ना कोई इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट जरूर करता है कि उन इंटीजर्स के बीच में वो रियल नंबर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसी का नाम क्या है बच्चे? बिटवीन एस थ्योरम। तो बस ये एग्जाम्पल और ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसका अपने मेन आर्टिकल में यूज कर रहे हैं। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखो। पेपर में हो सकता है स्टेटमेंट लिखा है और हो सकता है बाय नेम आए, तो इसका नाम सुने क्या है बच्चे? इसको मैं मिटो रहा हूँ, इस रिजल्ट को याद कर लो। लगेगा कब? जब ये चीज क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। तो मैं मिटो रहा हूँ इसको। तो बच्चे पेपर में बाय नेम आ सकती है रैशनल डेंसिटी थ्योरम। रैशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय। तो बच्चे रैशनल डेंसिटी थ्योरम पेपर में अगर ये बाय नेम आए तो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, और हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए। और अपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखोगे आप तो आपको सेक्शन सी में आज वाली 2 थ्योरमों में से एक थ्योरम दिखती है बच्चे। तो ध्यान से देखना, थ्योरम का नाम है रैशनल डेंसिटी थ्योरम। अगर ऐसा लिखा है तो स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा, और अगर बाय चांस पेपर में स्टेटमेंट आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट क्या है बच्चे? सुने, बिटवीन एनी 2 डिफरेंट रियल नंबर्स, बिटवीन एनी 2 डिफरेंट रियल नंबर there exist infinite number of rational numbers, infinite number of rational number। अब सुने इस लाइन का क्या मतलब है। वो कहता आप रियल नंबर से कोई भी 2 डिफरेंट रियल नंबर चुनो और उन दोनों डिफरेंट रियल नंबर के बीच में प्रूव करो कि कितने सारे रैशनल नंबर होते हैं, कितनी सारी परिमेय संख्याएं होती है। इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती है, ये तो हम भी जानते हैं। बच्चे मान लो कोई 2 रियल नंबर डिफरेंट ले लिए 1 और 2,
1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, दोनों डिफरेंट है। वो कहता प्रूव करो कि इन दोनों डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। और आप जानते भी हो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट बिल्कुल है रैशनल नंबर, 1/2, 3/4, 1/5, ये सभी के सभी रैशनल नंबर हैं और इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब इन दोनों डिफरेंट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं। इसीलिए इस थ्योरम का नाम क्या पड़ गया? रैशनल डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी का मतलब घनत्व। इन दो रियल नंबरों के बीच में परिमेय संख्याओं का बहुत सारा घनत्व विद्यमान है, वो प्रूव करो। तो बच्चे पेपर में ये स्टेटमेंट याद रखकर ही चले जाना, क्योंकि अगर इस नाम से आई तो आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। और जो अगली थ्योरम करेंगे वो होगी इररेशनल डेंसिटी थ्योरम। तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा बच्चे इररेशनल, और वो भी आप जानते हो 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जिनके पॉइंटों के बाद दशमलव खत्म नहीं होते, मतलब टर्मिनेट नहीं होते। तो इनके बीच में इनफाइनाइट ही रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट ही इररेशनल नंबर। पर पेपर में ध्यान से देख लेना कि तुम्हें रैशनल पूछा गया या इररेशनल। अगर रैशनल पूछे तो ये वाली करेंगे, और अगर इररेशनल पूछेगा तो इररेशनल वाली। इररेशनल वाली थोड़ी ईजी है, रैशनल वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है, बस उसमें प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं थ्योरम हम। तो देखें, जो चीज़ हम जानते हैं बस आज प्रूव कर रहे हैं कि कैसे दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रूफ। सबसे पहले गिवन में अपने को क्या लेना है बच्चे? दो डिफरेंट रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे? गिवन। क्वेश्चन में गिवन है बस इतनी सी बात कि दो डिफरेंट रियल नंबर लेकर चलने हैं। तो हमने कहा let a, a and b are two different real number। तो हमने दो डिफरेंट रियल नंबर ले लिए, a और b are two different real number। ये दोनों डिफरेंट रियल नंबर ले लिए। अब डिफरेंट का मतलब भी लिख देते हैं, दैट मीन्स a और b बराबर नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, a और b बराबर नहीं है, और a और b है क्या? रियल नंबर। डिफरेंट लेने को बोल रहा था, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने में यही वाली लाइन लिख दो। तो पेपर में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे। बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, इसको नो मत पढ़ लेना, नंबर है ये, NUMBER, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो? रैशनल नंबर। यानी जो भी दो डिफरेंट रियल नंबर होंगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे? रैशनल नंबर। अब कैसे प्रूव करें? जो चीज़ गिवन है वही बुला लेते हैं। गिवन है इक्वेशन 1 में a और b बराबर नहीं है, तो क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 a और b क्वेश्चन में गिवन है कि वो बराबर नहीं है। अब बच्चे साइड में एक छोटी सी बात लिखते हैं। हम जानते हैं R क्या होता है बच्चे? R एक ऑर्डर्ड फील्ड होता है। आपको एग्जांपल्स में भी लिखवाया हुआ है जब स्टार्ट कराया था चैप्टर। अगर R ऑर्डर्ड फील्ड होता है बच्चे तो आपने O1 प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड फील्ड है तो ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अगर ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो O1 प्रॉपर्टी किन्हीं भी दो नंबर्स जो आप फील्ड से बुलाओगे उनमें तीन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। या तो a बड़ा होगा b से, या a और b बराबर होंगे, या a छोटा होगा b से। अब क्वेश्चन में गिवन है कि a और b तो बराबर है नहीं। अब अगर a और b बराबर नहीं है तो सिर्फ दो ही केस बचेंगे, या तो a बड़ा होगा b से या b बड़ा होगा a से। तो आप बस रीजन में लिखोगे R एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो बाय O1 प्रॉपर्टी। अब O1 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए बच्चे, इतना कर चुके हैं चैप्टर। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अब इनमें दो ही चीजें बचती है, आइदर a ग्रेटर देन b और a लेस देन b। वैसे तीन केस बनते हैं, पर वो बराबर वाला केस तो उन्होंने पहले ही मना कर रखा है क्वेश्चन में। तो अब सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी रहेंगी, या तो a बड़ा होगा b से या b बड़ा होगा a से। अब बच्चे इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इस पूरी थ्योरम को इस केस के अकॉर्डिंग प्रूव कर दो, चाहे इस केस के अकॉर्डिंग। क्योंकि इन केसों का मतलब क्या है? इन केसों में सिर्फ इतनी बात समझो, बराबर नहीं है ये।
और बराबर नहीं है इसका मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट है तो प्रूव करना है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे। तो चाहिए इस केस में कर दें, चाहिए इस केस में, एक ही बात है। तो मैं इस केस के लिए प्रूव करवा रहा हूँ और दोनों ही थ्योरमों में मैं इस केस के लिए करवा रहा हूँ जिससे आपको ध्यान में रहने में दिक्कत ना हो। तो अपनों ने इसको बुला लिया, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इन दोनों में से शायद ये वाला केस है। कोई बच्चों को डाउट हो तो वो ये लेके भी कर सकते हैं, सेम ही कैलकुलेशन करनी है एज इट इज़, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं इसके लिए करवा रहा हूँ। तो बी किससे बड़ा मानना है हमने, ए से। अगर b को a से बड़ा मानते हैं तो बच्चे ध्यान से सोच के बताना, a को इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा और वो किससे बड़ा आ जाएगा, 0 से। और a और b क्वेश्चन में है क्या, रियल नंबर। तो b माइनस ए भी क्या होगा, रियल नंबर। कुल मिलाकर ये एक रियल नंबर है जो 0 से क्या है, बड़ा। और हमें थ्योरम के अंदर दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिठाने हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक रियल नंबर तो आपने इस तरीके से बना दिया और एक जो आप रियल नंबर लेकर चलोगे वो एक रैशनल नंबर लेकर चलोगे। क्यों, क्योंकि हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिठाने हैं। तो आप जो दूसरा रियल नंबर बुलाकर चलोगे वो 1 बुलाकर चलोगे। तो बच्चे मैंने 1 बुला लिया आर से, 1 बिल्कुल एक रियल नंबर है। अब इन दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। ये b माइनस ए भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों है, क्योंकि a भी रियल नंबर है। अगर a और b रियल नंबर है तो उनका माइनस भी रियल नंबर होगा। तो कुल मिलाकर साइड में क्या बातें लिखी हमने, क्योंकि a और b रियल नंबर है, देयरफॉर b माइनस ए भी क्या होगा, रियल नंबर। और 1 ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होगा, रियल नंबर। अब जब मैं अगली थ्योरम करवाऊंगा इर्रेशनल नंबर, तो यहाँ पर √2 लूँगा, क्योंकि अगर रैशनल बिठा रहे हैं तो 1 ले लेते हैं, इर्रेशनल बिठाएंगे तो एक इर्रेशनल नंबर ले लेंगे। ठीक है ना बच्चे, तो याद रहने में ईजी हो जाएगा। यहाँ से कुछ लिख रहा हूँ, b माइनस ए एक रियल नंबर है और वो भी ऐसा रियल नंबर जो 0 से बड़ा है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि b माइनस ए एक रियल नंबर है, पर वो कैसा, पॉजिटिव रियल नंबर। और 1 भी तो 0 से बड़ा ही है, यानी ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप कह सकते हो कि 1 भी क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। बच्चे कल मैंने आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अगर कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है, कल स्टेटमेंट था इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। तो आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। साइड में मैं लिख देता हूँ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो पेपर में लिखने का तरीका यही रहेगा बच्चे, जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको जब एक साथ रीड करोगे तो बहुत सिंपल थ्योरम लगेगी। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, हाँ जी, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ आर टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n एक नेचुरल नंबर है और हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू नहीं होते। सच दैट nx ग्रेटर देन y। अब कई बच्चे ना जो रट्टा मारते हैं वो भी तरीके से नहीं मारते। अरे लाइन का सेंस समझो, हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, जरूरी नहीं है उसका नाम x और y हो, उसका नाम ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा x का काम कर रहा है, ये मेरा y का काम कर रहा है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये तो तुम साइड में अपनी कॉपी में लिख लेना ये चीज़, यहाँ पर पेपर में तो सीधा लिखना, इन दोनों के बाद लिखोगे बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। यस, अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर n ऐसा होगा ही होगा जिसको जिस साइड हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वो उसके रिजल्ट को दूसरे से बड़ा कर देगा। तो दैट इम्प्लाइज n, x की जगह मैं क्या मानकर चल रहा हूँ, b माइनस ए, और बच्चे अकॉर्डिंग टू इस नेचुरल प्रॉपर्टी ग्रेटर देन, और बच्चे y की जगह मैं एलिमेंट क्या लेकर चल रहा हूँ, 1। तो ये लिख सकता हूँ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी nx ग्रेटर देन y। बस यही काम बच्चे नेक्स्ट थ्योरम में करूँगा। उसमें चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर इरेशनल हो जाएगा तो यहाँ पर आप √2 बुला लोगे और ये यहाँ तक सेम स्टेप्स करोगे बच्चे। तो बच्चे आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई किया, कौन से लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो पेपर में ऐसे रीजंस लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि R एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो वो फील्ड भी है। फील्ड है तो उसमें 3 प्रॉपर्टी, प्लस के लिए अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी लिख दो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड से हो रहा है मल्टीप्लाई, करो n का मल्टीप्लाई कर दो, NB
माइनस एन ए ग्रेटर देन 1, यहाँ से माइनस का एन ए उधर ले जाओ तो एन बी ग्रेटर देन 1 प्लस एन ए। इसको मार्क कर देते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 2, इसका यूज़ होने वाला है। तो अभी तक की कैलकुलेशन में मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन में गिवन था ए और बी दो डिफरेंट रियल नंबर है, तो हमने दो डिफरेंट रियल नंबर बुला लिए। अब दोनों डिफरेंट है और आर एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो उसमें ऑर्डर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो O1 सेटिस्फाई। अब O1 होती है कि हर नंबर में 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, क्योंकि बी और ए बराबर तो है ही नहीं, तो 2 ही रिलेशन बचेंगे, या तो ए बी से बड़ा या बी ए से बड़ा। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इस केस को लेकर क्वेश्चन कर दो पूरा, चाहे इसको। मैंने इसको लेकर कर दिया, यानी बी को मैं बड़ा मानकर चलाऊं ए से। अगर ये है तो बी माइनस ए 0 से बड़ा, और 1 हमने अपनी तरफ से बुला लिया। ये भी 0 से बड़ा तो पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी 0 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर, और कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर हो तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कोई ना कोई नेचुरल नंबर n ऐसा आप ढूंढ ही सकते हो जिसको जिस साइड मल्टीप्लाई करवाओगे वो उस रिजल्ट को दूसरे से क्या कर देगा, बड़ा। तो आपने n का मल्टीप्लाई इस साइड करवाया और उसने उस रिजल्ट को इस 1 से क्या कर दिया, बड़ा, यानी nx ग्रेटर देन y वाली प्रॉपर्टी लगा दी। n का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का n उधर चला गया, ये कुल मिलाकर इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बच्चे इतना बनने के बाद ध्यान से देखें, n कहाँ से आ रहा है बच्चे, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। और आप जानते हो कि नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है r का, क्योंकि r एक रियल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर सारे के सारे रियल नंबर में जाएंगे ही जाएंगे। तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि ये जो n नेचुरल नंबर में है वो r में भी होगा। और बच्चे a क्वेश्चन में ऑलरेडी किस में है, r में। अगर a भी रियल नंबर n भी रियल नंबर तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल नंबर। ये भी आप कह सकते हो कि r एक फील्ड है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि r फील्ड है तो वो मल्टीप्लाई के लिए बेलियन, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, रियल नंबर। तो मैं लाइनें लिखता हूँ, कुल मिलाकर मैं इस n को प्रूव कर रहा हूँ कि वो एक रियल नंबर है। और वो मैंने कैसे प्रूव किया, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है r का, तो n एक रियल नंबर है। ए क्वेश्चन में ऑलरेडी रियल नंबर दिया हुआ है और दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या ही रहेगा, रियल नंबर। तो इसके बाद मैं लाइनें लिख रहा हूँ, ऊपर से मैं मिटो रहा हूँ बच्चे। सेम चीजें बच्चे इर्रेशनल वाले में करेंगे, वो ज़्यादा इजी है। इसमें बस एक काम एक्स्ट्रा बढ़ता है, इसमें बिटवीन एस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जबकि अगली थ्योरम में बिटवीन एस थ्योरम यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद हम कुछ लाइनें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर n आल्सो बिलोंग्स टू r। रीजन में क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट एक सबसेट होता है किसका, r का। और a क्वेश्चन में ऑलरेडी है रियल नंबर, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी यूं लिखोगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। हालांकि आप छोटी छोटी बातें तो जानते ही हो, पर अब हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम वो लॉजिक्स यूज नहीं कर रहे कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है, हम फील्ड की बातों का यूज करके करेंगे। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, आर एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो फील्ड है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए लगेगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होगा, आर में। तो कुल मिलाकर n ए प्रूव हो गया कि वो क्या है बच्चे, एक रियल नंबर। अब अगर n ए एक रियल नंबर है तो बिटवीनेस थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या लिखा, बाय बिटवीनेस थ्योरम। तो ये थोड़े से स्टेप, बस ये एक दो लाइनें ध्यान रखनी है, उसके बाद इस थ्योरम में कुछ नहीं है। तो आपने किसी तरीके से n को एक रियल नंबर प्रूव किया, जैसे ही n रियल नंबर आया तो बिटवीनेस थ्योरम लगा दी। अब बिटवीनेस थ्योरम मैं तुम्हारे लिए साइड में लिख देता हूं, कोई भी बंदा रियल नंबर हो तो उसके लिए कोई ना कोई एक इंटीजर ऐसा होगा कि वो बंदा उस रियल नंबर के बीच में रहेगा, यानी ये रियल नंबर इन दो इंटीजर्स के बीच में रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, बाय बिटवीनेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इंटीजर। वन एंड ओनली वन क्यों बोलते हैं, कि नियरेस्ट, उसके जस्ट नजदीक में वन एंड ओनली वन इंटीजर, एक ऐसा, एक और एक केवल एक ऐसा पूर्णांक जरूर रहेगा ही रहेगा, सच दैट ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन में x नहीं है रियल नंबर हमारा, ध्यान से देखें, x एक रियल नंबर होना चाहिए और हमारे रियल नंबर का नाम na है। तो बच्चे मैं इस x की जगह क्या रख रहा हूं, na, और इंटीजर का नाम तो m ही रख रहे हैं तो m ही रख दो। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट में मैंने बिटवीनेस थ्योरम का यूज कर दिया और कह दिया कि इस रियल नंबर के लिए कोई ना कोई इंटीजर तो एग्जिस्ट करता ही होगा, कि उन इंटीजर्स के बीच में ये रियल नंबर बैठा होगा। बच्चे इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड तुम्हें बोर्ड पे ही दिखाई दे रही है और इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया, इसकी जरूरत थी। तो मैं इसके बाद लिखूंगा फ्रॉम 2 and 3, समीकरण 2 और 3 से, बड़े ध्यान से देखना बच्चे,
आज का और कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन 2 वीडियोस में से बच्चे। 12 नंबर का एक क्वेश्चन ध्यान से, फ्रॉम 2 and 3। बच्चे 2 and 3 में ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले इस स्टेप को बुला रहा हूं। तो ये तो पूरी लाइन एज इट इज लिख दी, एन बी ग्रेटर देन 1 + na, यानी ये स्टेप पूरा का पूरा एज इट इज बुला लिया। अब इसको इक्वेशन 3 से कनेक्ट करना है। अब इक्वेशन 3 से कनेक्ट करना है तो मुझे 1 + na की वैल्यू चाहिए। तो मन ही मन आप इस इक्वेशन 3 के अंदर 1 जोड़ दो। अगर पूरी इक्वेशन में 1 जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, 1 + na। मन ही मन मैं तुम्हारे लिए वहां पर लिख देता हूं, पेपर में नहीं लिखना। इसमें अगर 1 1 1 जोड़ेंगे तो ये तो m बन जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 1 + na बन जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो बच्चे ये m + 1 बन जाएगा। इक्वल का साइन अब हटा दोगे, क्योंकि कोई चीज अगर जोड़ेंगे, इक्वल ये तब थी जब ये ऑलरेडी जिस रूप में थी तब तक, जैसे कुछ ऐड करेंगे घटाएंगे तो फिर ये साइन का यूज नहीं करोगे, फिर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन। तो कोई भी चीज ऐड करने पर आप फिर इस साइन को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो किसी किसी केस में रॉन्ग भी रह सकता है, तो ओवरऑल आप नहीं लगाएंगे। तो बच्चे जैसे ही आप 1 को ऐड करेंगे तो मन ही मन हमने स्टेप ये देखा, अब कनेक्ट कर सकते हो। तो कॉपी में अपने लिख लेना भले ही, पर पेपर में डायरेक्ट ऐसे लिखना। तो देखो 1 + na, 1 + na कहता मैं किससे बढ़ाऊं, m से। तो 1 + na ने मुझे बोला कि मैं किससे बढ़ाऊं, m से। देखो निशान किस तरफ खुला है, इसकी तरफ, और ये किससे बड़ा है, m से। ये किससे बड़ा है, m से। तो वापस देख लो ये स्टेप, आपने इक्वेशन 2 पूरी बुलाई, फिर मन ही मन इसमें 1 जोड़ा तो ये बना, और 1 + na कहता मैं फिर किससे बढ़ाऊं, m से। तो 1 + na कहता मैं किससे बढ़ाऊं, m से। अब इक्वेशन 3 को पूरा लिख दो, देखो कैसे। m कहता मैं किससे बढ़ाऊं, na से। m कहता मैं किससे बढ़ाऊं, na से। na कहता मैं बड़ा या बराबर हूं किससे, m - 1। na कहता मैं बड़ा या बराबर हूं किससे, m - 1। तो बच्चे ये स्टेप वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड करके देखते रहना, समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैंने इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाली, तो यहाँ तक पहुँचा। फिर इस m की वैल्यू अपने को टोटल गिवन है, m कहता मैं इससे बढ़ाऊँ, हमने कहा ठीक है, और ये कहता मैं इससे बढ़ाऊँ, तो हमने कहा ये भी ठीक है। तो ये पूरी लाइन एक साथ बना दी। अब ये क्यों बनाई, इसके पीछे लॉजिक है, बस थ्योरम खत्म है बच्चे। ध्यान से देखना स्टेप्स, जिस जिसकी जरूरत है मैं सिर्फ उसको बुला रहा हूँ। सारे निशान इस तरफ ही हैं, तो इसका मतलब आप इकट्ठा कुछ स्टेप्स छोड़ भी दोगे तो रिजल्टों में कोई फर्क कोई पड़ेगा। NB बड़ा है M से, यानी इस स्टेप को स्किप कर दिया, और M बड़ा है Na से। तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने उनको बुला लिया। अब बड़ा ध्यान से देखना, मेन स्टेप है बच्चे, ये जो स्मॉल n है वो कहाँ से बिलोंग है, नेचुरल नंबर, और m कहाँ से है बच्चे, इंटीजर। क्वेश्चन में m एक इंटीजर है, जबकि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब अपने उसके लिए कुछ बातें लिखते हैं, तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ, अब मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने एक छोटा सा रीज़न लिखा, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, तो इसका मतलब n कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो ना, दैट इम्प्लाइज n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। और अगर n 0 नहीं है और n एक सबसेट होता है r का, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर तो हैं, और हमें पता है कि नेचुरल नंबर कभी भी 0 होता ही नहीं। और आपको पता है कि फील्ड के लिए मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स सिर्फ उन्हीं एलिमेंट का निकालते हैं जो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होते। क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है तो वो कभी भी 0 नहीं होगा, और n एक सबसेट है r का, तो सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में, और रियल नंबर एक फील्ड होता है, तो उसके अंदर आप मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन, तो मल्टीप्लाई के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पर कब, जब वो एलिमेंट 0 ना हो। क्योंकि n 0 नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 0 होते ही नहीं, शुरू ही 1 से होते हैं, तो इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर का जो इन्वर्स होगा वो r में प्रेजेंट होगा, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जैसे 2 का इन्वर्स 1/2, 3 का इन्वर्स 1/3, पर 0 का नहीं निकाल सकते, और 0 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं। इसका मतलब आप ओवरऑल कह सकते हो कि n इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा R के अंदर। और रीजन में क्या लिखोगे, क्योंकि R एक फील्ड भी है, और अगर R फील्ड है तो उसमें मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकलेगा जो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से शुरू ही नहीं होते। इसका मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के इन्वर्स R में एग्जिस्ट करेंगे। R में क्यों करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर का बंदा सबसेट होता है किसका, R का। और यहाँ पर लिख सकते हो n इज सबसेट ऑफ R,
तो सारे के सारे जो n के पास हैं वो सारे एलिमेंट r के पास भी हैं, और r फील्ड है तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी n इनवर्स r में होगा ही होगा। अब एक बात और बताओ सोच के, n इनवर्स r में होगा ये बात तो श्योर है। और बच्चे क्योंकि n 0 नहीं है और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, अब जैसे 2 का इनवर्स निकालोगे तो 1/2, 3 का इनवर्स निकालोगे तो 1/3, और ये जो भी इनवर्स एलिमेंट की वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव एलिमेंट तो होते ही नहीं। अब जब नेगेटिव एलिमेंट ही नहीं होते तो उनके इनवर्स भी नेगेटिव नहीं आएंगे। इसका मतलब इसके जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सब के अगर इनवर्स निकालेंगे तो पक्की बात है वो 0 से बड़े होंगे। तो इसी के साथ एक लाइन क्या लिखोगे, n इनवर्स R में एग्जिस्ट भी करेगा, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा, एंड पक्की बात है इनवर्स की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। रीजन में क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 से शुरू होती है, और आप देख लो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जब भी इनवर्स निकालोगे 2 का, 3 का, 4 का, तो वो 1/3, 1/4, 1/5 आएंगे, और जो कि 0 से बड़े हैं। तो n इनवर्स की बात पक्की है कि वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर इसके साथ अब कनेक्ट करते हैं कि n इनवर्स पक्की बात है किससे बड़ा है, 0 से। तो इसमें और इसमें अब O4 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। O4 क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि R एक फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड है, तो उसमें ऑर्डर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो क्या लिखेंगे, बाय O4, और मैं लिख देता हूं कौन सी थी O4, मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें ना कई सारी बातें सोचो, ये बहुत कुछ हो गया। अगर ये बेसिक पता है तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना कि n इनवर्स की बात पक्की है कि वो 0 से क्या होगा, बड़ा। अब बच्चे मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था क्या, जो बंदा 0 से बड़ा उसका मल्टीप्लाई अगर करोगे तो निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप n इनवर्स का मल्टीप्लाई तीनों से कर दो, निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय O4 n इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तीनों से, तो n इनवर्स इंटू n इंटू b, n इनवर्स इंटू m, n इनवर्स इंटू n इंटू a, सारी जगह n इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, निशान जो थे वही हैं। n इनवर्स इंटू n आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट, तो कुल मिलाकर साइड में बस सीधा लिख दो बाय इनवर्स एंड आइडेंटिटी लो, सीधा लिख दो, या लिख दो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। एक एक स्टेप और बढ़ा लो, ये लो इनवर्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये ई बनेगा, या 1 लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। एन इनवर्स को 1/n लिख दो तो ये बन गया m/n, एन इनवर्स को 1/n, ये भी n इनवर्स इंटू n 1 बन गया। फिर आइडेंटिटी लो लगाया तो एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये बना जी b m/n और a। अब यहां पर आपको क्लियरली कह सकते हो कि ये जो नीचे n है वो 0 कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। अब मेरे को एक छोटी सी बात आना बच्चे, n भले ही एक नेचुरल नंबर है और वो भी ऐसा जो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से शुरू ही नहीं होते। n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का बंदा सबसेट इंटीजर का भी तो होता है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर के सेट में ही जाएंगे, यानी पूर्णांकों में भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, पर ये एक ऐसा पूर्णांक है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में ये n एक नेचुरल नंबर है और प्राकृत संख्याएं तो 0 से कभी शुरू होती नहीं, 1 से शुरू होती हैं। तो m/n यानी p/q। बच्चे परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं साइड में लिखता हूं, इसके बाद लिख रहा हूं ऊपर। तो बच्चे इतना काम आप लोग नोट करें, तो ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूं। बी और ए क्वेश्चन में रियल नंबर थे और तुमने दो डिफरेंट रियल नंबर, बी और ए दो डिफरेंट रियल नंबर थे, और तुमने उनके बीच में एक रैशनल नंबर बिठा दिया। मैं इसको रैशनल नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, p/q, जहां पर ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का बंदा सबसेट होता है इंटीजर का, तो ये दोनों इंटीजर हैं। प्लस p/q फॉर्म में होने के लिए जरूरी है कि q नॉट इक्वल टू 0, और बिल्कुल n नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या बन रही है, एक रैशनल नंबर बन रहा है। तो इसके बाद लाइनें लिखते हैं, तो इसके सारा मैं मिटो रहा हूं बच्चे और इस लाइन को ऊपर ऊपर लिख रहा हूं। तो ये थ्योरम खत्म बच्चे, ये थी हमारी रैशनल डेंसिटी थ्योरम। तो अपने इस लाइन को ऊपर बुला रहे हैं, तुम वापस मत लिखना m/n ग्रेटर देन a, और बिल्कुल साइड में लिखेंगे n नॉट इक्वल टू क्या है, 0। और आप क्लियरली कह सकते हो m और n एज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर, और रीजन में लिख देना n इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। इतने रीजन मत लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का। और फिर आप इसको क्या कह सकते हो, साइड में हिंट के तौर पे लिख लेते हैं, q क्या होता है, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0,
और p और q होते क्या हैं बच्चे, इंटीजर से बिलोंग। और अब आप देख सकते हो m और n कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कसम से इंटीजर, और वो भी n की वैल्यू 0 नहीं है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है जिसमें ये चीज़ 0 नहीं है तो वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर। तो बच्चे आप इसको एक नाम दे दो, लेट m अपॉन n इज इक्वल टू R1। और ये R1 एज अ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसकी जगह R1 लिख दूं तो बच्चे तुमने B R1A दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर बिठा दिए। वैसे तो ये भी इनफाइनाइट ही हैं, सोचो कैसे। कोई बच्चा m की वैल्यू कुछ लेगा, n की वैल्यू कुछ लेगा, तो कई सारे बैठते जाएंगे, पर हम उसको लॉजिकली तरीके से बिठा के दिखाएंगे। फिलहाल एक तो बैठ गया, दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में आपने एक रैशनल नंबर तो बिठा ही दिया, पर बिठाने कितने हैं, इनफाइनाइट। तो देखो कैसे बिठाएंगे, तो आप इसको लिखोगे b और a के बीच में हमने कितना रैशनल नंबर तो बिठा दिया, एक। अब अगर इनफाइनाइट बिठाने हैं तो बच्चे इसके टुकड़े कर दो। टुकड़े का मतलब अभी तो तुमने सिर्फ एक रैशनल नंबर बिठाया है, अब ये दोनों में अलग कर दो, यानी यहां से मैं अलग कर रहा हूं। दैट मीन्स b बड़ा है किससे, R1 से, और R1 किससे बड़ा है, a से। यही कह रही है ये लाइन, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब सोचो, अरे R1 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं, क्या परिमेय संख्याएं रियल नंबर का सबसेट नहीं होती। तो बच्चे ये दोनों डिफरेंट रियल नंबर है। डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बराबर का साइन कोई है। अब ये दोनों डिफरेंट रियल नंबर है तो वही सेम प्रोसेस जो अभी अभी किया था। क्या किया था, याद करो, क्वेश्चन थोड़ा सा याद करवाता हूं। हम क्वेश्चन में लेकर चले थे b ग्रेटर देन a, ये समझ लो ये a है। इसको इधर लेकर आएंगे तो b माइनस R1 ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे ही फिर से 1 को बुला लेंगे, वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अभी इतना काम वापस नहीं करना, मेन उस प्रॉपर्टी को समझो। जब b और a में b को बड़ा मानकर चले थे a से और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाई, उसके अलावा ये सारी कैलकुलेशन की, और करते करते तुमने b और a के बीच में एक रैशनल नंबर बिठा दिया था। तो अब ये दोनों भी तो बराबर नहीं है, यानी ये b है ये a है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो वही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये सारा प्रोसेस करने के बाद इनके बीच में एक रैशनल नंबर आकर बैठ जाएगा। जैसे b और a के बीच में आकर बैठा है वैसे इनके बीच में आकर बैठ जाएगा। तो आपको तो सीधा लिखना है फ्रॉम अबव प्रोसेस। अगर आप अबव वाला प्रोसेस यानी जो ऊपर क्वेश्चन में किया है प्रोसेस, वो वापस लगा दो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। क्यों, क्योंकि ये भी दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट रियल नंबर है। और अभी अभी हमने यही तो प्रूव किया है कि दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर तो आकर बैठ रहा है, जैसे हमने बिठाया है इन दो के बीच में एक। तो वैसे ये भी दोनों डिफरेंट रियल नंबर है, और यही वाला प्रोसेस वापस करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर और आकर बैठ जाएगा। तो बच्चे बिठाओ, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव प्रोसेस इन दोनों के बीच में कोई R2 रैशनल नंबर बैठ जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच में कोई R3 आकर बैठ जाएगा, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, बस बैठेंगे। फिर वापस यही वाला प्रोसेस अगर लगाएंगे तो देखो टुकड़े तोड़े अगर, तो b ग्रेटर देन R2 एंड R2 ग्रेटर देन R1, यही बन रहा है। और यहां पर भी तोड़ दें तो R1 ग्रेटर देन R3 और R3 ग्रेटर देन RA। इनको भी पढ़ो, रैशनल नंबर भी तो सबसेट होता है रियल नंबर का, तो ये दोनों डिफरेंट रियल नंबर है, इनके बीच में भी यही वाला प्रोसेस वापस लगाएंगे तो एक रैशनल नंबर और बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर b R3 तक यूज कर चुके हैं तो R4, ये रट्टे मत मार लेना, नाम कुछ भी रख सकते हो। इन दोनों के बीच में कोई R5, इनके बीच में R6, फिर इनके बीच में R7। अब इनके आगे और टुकड़े कर दो। तो ऐसे खेलने मत लग जाना पेपर में, बस इतना लिखने के बाद इनफ है, एक लाइन डॉट डॉट करके लिख देते हैं। तो अब इन दोनों में फिर से डिफरेंट रियल नंबर का कंसेप्ट, तो एक रैशनल नंबर, इनके बीच में फिर एक फिर एक फिर एक। तो कुल मिलाकर आप सीधा ऐसे लिखना b ग्रेटर देन R9 भी कुछ होगा, R4 भी कुछ है, R5 ये बीच बीच के कुछ कुछ एलिमेंट उठा लेना, R3 R10 A, यानी b और a दो डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो नीचे लाइन क्या लिख दोगे बच्चे, दैट मीन्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर, एनी टू डिफरेंट रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट होएगी बच्चे। तो ये नोट कर लो बच्चे।
कल मिलेंगे हम इसी की जैसे अगली थ्योरम के साथ, तो इसको आप आज नोट कर लेना। कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद बच्चे हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।